हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज़ क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, वो है वाटर। आज हम देखेंगे वाटर क्या है, वाटर के कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ओशन सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स क्या होते हैं, सुनामी का एक केस स्टडी देखेंगे 2004 की सुनामी जो इंडिया में भारी ही तबाही लेके आई थी। वाटर आपको पता है कि बहुत ही एसेंशियल होता है। वाटर और एयर ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के सबसे पहले आपको क्या दिखता होगा? आपके टैप से जो पानी आ रहा है वो आप सोचते होंगे, या फिर आप बारिश को देखते हो तो बारिश का पानी का सोचते हो। आपके सामने ऐसे कोई लेक क्रॉस हो रही है, या फिर लेक है, कोई वाटरफॉल है, कोई रिवर है, कोई ओशियन आपने देखा है। ये सारे क्या, ये वाटर बॉडीज़ हैं। और जैसे ही वाटर बात होता है ना, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम वाटर का ये देखते हैं कि ये वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल लाइक देखिए, ये जैसे रिवर है, ठीक है, यहाँ से पानी क्या हुआ, पानी इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करते हुए कंडेंस होके ये इसने क्लाउड फॉर्मेशन किया, ठीक है। जैसे कंडेंस हुआ ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, बट ये क्लाउड की भी एक वाटर वेपर को वाटर वेपर की कैपेसिटी है, जैसे क्लाउड्स की भी कैपेसिटी है। जब उस कैपेसिटी से क्लाउड बाहर जाता है तो वह कंडेंस होके क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट करता है, यानी बारिश होके ये वर्षा की तरह ये गिर जाता है। इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और फिर ये पानी रन ऑफ कर जाता है, और फिर ये क्या होता है, फिर ये रिवर में आके मिल जाता है। इट मीन्स क्या, ये पूरा एक वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल कहाँ से, पहले तो ओशियन से गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड पर आया, फिर वो कहाँ आ गया, वाटर बॉडी में। तो टोटली एक ये वाटर साइकिल है। आपको ये सुन के आश्चर्य लगेगा, जैसे अर्थ क्या, अर्थ इज लाइक टेरेरियम। टेरेरियम मतलब क्या, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल है। अब ये बारिश में का जो पानी है ये क्या हुआ, ये कभी क्लाउड बन के रहा, फिर ये बरस के फिर ये नदी बन गया। तो एक्चुअली में पानी तो वही है, बट वो अपना क्या है, वो अपना फॉर्म चेंज कर रही है। और फॉर्म चेंज करिए, इसीलिए अर्थ क्या है, अर्थ एक टेरेरियम है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flown down the Amazon River 100 years ago. जो पानी Amazon River में 100 years ago था, वही पानी आज के टाइम में हरियाणा में यूज़ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। पानी नहीं बदलता है, पानी का फॉर्म चेंज होता है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स। अब देखिए, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर, आप एक चीज़ समझिएगा, फ्रेश वाटर वो होते हैं जो हमारे ड्रिंकेबल होते हैं, जिसे हम पी सकते हैं। वही सलाइन वाटर क्या होता है, सलाइन वाटर में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ओशियनिक वाटर एंड सीज वाटर। आप इस चीज़ से समझिए, ओशियन इज सॉल्टी एंड सलाइन, ये तो क्लियर हो रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी से समझिए कि ओशियंस में हमारा अगर 100%, आपको पता है कि अर्थ में क्या है, 3/4 क्या है, वाटर है, यानी 75% वाटर बॉडी है। लेकिन 75% में भी 97.3% क्या है, ओशियंस में है। ओशियंस सैलाइन वाटर होते हैं। सैलाइन वाटर होता है, इट इज़ नॉट फॉर आवर डेली यूज़। क्या हम सलाइन वाटर लेके पानी पीते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम फ्रेश वाटर पीते हैं। क्या आप खाना पकाने के लिए सलाइन वाटर ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें फ्रेश वाटर चाहिए। 97.3% क्या है, ओशंस में डिस्ट्रीब्यूशन है। आप 2% की बात करें, 2% हमारा आइस कैप्स है। आइस कैप्स कहाँ, हमने जाना था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें बहुत सारे आइस कैप्स हैं, आइस शीट्स हैं। और भी पास के जगह हैं जो बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ पे आइस कैप्स में वो अवेलेबल हैं। तो क्या अब हम ये यूज़ करेंगे? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दूर है, और जब वो मेल्ट होके आता है तो वो मेल्ट होके
समुद्री का किनारा बढ़ाता है, समुद्र के पानी की मात्रा बढ़ाता है, ना कि वो हमारे लिए यूज़ होता है। हमारे लिए ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, एटमॉस्फेयर जो बारिश होकर वर्षा का जल होता है जिसे हम क्या कहते हैं कभी कभी कंजर्व या रिजर्व भी कर सकते हैं, रिवर्स, यही सब हमारा फ्रेश वाटर जो हमारे लिए यूज़ होता है, डेली यूज़ में पानी होते हैं। तो ये कितना है ये समझिए, 97.3 इधर और 2 इधर, यानी 99.3 तो नॉट यूजेबल है। क्यों? क्योंकि या तो ये ओशियंस में है या तो ये आइस कैप्स में है। ग्राउंड वाटर ओनली 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर्स 0.0001। सी 100% का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रेश वाटर्स कितने हैं? मात्र 0.7%, जिसमें रिवर का आप तो देख के आश्चर्य होगा 0.001%। क्या याद रखना है? ऐसा याद नहीं रख सकते, बट एक ओवरऑल पिक्चर के लिए। इसीलिए तो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पानी है वो सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, सलाइन वाटर से हमें डेली यूज़ हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे रिवर्स का ये बताया है कहाँ क्या है, आप जब चैप्टर देखो तो आप उसमें दे सकते हो। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इधर ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है, यहाँ विक्टोरिया लेक हो गया, यह रेड सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, वेरियस टाइप ऑफ लेक सी भी आप पढ़ सकते हैं। करंट एक जनरल नॉलेज है। आगे हम बढ़ते हैं। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, ये सब आप लोगों को न्यूज़ तो मिलता ही होगा। गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, द वाटर यू ड्रिंक। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक ही ऑलरेडी बहुत ही कम जो है पानी है वो हमारे यूजेबल है, और उसका भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं। वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है पानी। हम लोगों को रीयूज़ करने नहीं आता है पानी को। अगर रीयूज़ कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बचत होती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन मतलब आप किसी अगर लेक को देखो या फिर आप सपोज करो एवरीथिंग, कहाँ गया वो लाइन, अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। जब किसी आप पॉन्ड को या लेक को देख रहे हो तो वो बहुत ही काम वाटर होता है, मतलब क्या शांत होता है। लेकिन ओशियन वाटर वैसा नहीं होता है। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो समुद्र का पानी होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होता है, इट इज़ नेवर स्टिल। इसके मूवमेंट्स को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं वेव्स में, टाइड्स में और करेंट्स में। आगे हम जानेंगे कि वेव, टाइड्स और करेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट इसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है वेव्स में, टाइड्स में एंड करेंट्स में। अब देखते हैं वेव्स की बात करते हैं। वेव्स क्या होता है? आप सपोज करिए आप एक बीच के पास हो और आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, आपका गेंद क्या हुआ, वो समुद्र में चला गया। समुद्र में जाने से आप ये चीज़ देखोगे कि वापस से आ जाता है, वो समुद्री लहर के साथ आपका बॉल वापस से आपके बीच पे यानी आपके शोर पे वापस आ जाता है। वो क्या है? वो एक वेव कहलाता है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. ऐसे ऐसे आया और फिर वो वापस से इधर में वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, ये वेव होता है। वेव का आपको बीच के पास देखते हैं। लेकिन जब ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लो एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। वेव्स क्या होते हैं? जैसे विंड आया और विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती है? ह्यूज वेव्स बनाती हैं। दिस में कॉज ट्रीमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी होता है। आपने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। अंडर वाटर का छोड़ दे, पिछले हमने चैप्टर्स में देखा था लैंडस्लाइड्स। तो जो भी मेंटल में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे जो मोल्टेन मैग्मास होते हैं उनके सर्कुलेशन की वजह से अपर जो लिथोस्फीयर होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं और लैंडस्लाइड्स होती हैं। जब यही चीज़ें
ओशियनिक फ्लोर में होती हैं, तो सेम चीज़ें ओशियन में भी होती हैं। ओशियन में भी अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ पर भी वोल्केनोज आते हैं, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स होती हैं जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कहलाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। जब ये सारी जो शिफ्टिंग है वो अगर अंडर वाटर होती हैं तो ह्यूज एक काफ़ी बड़ा टाइडल वेव बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये इसकी जो हाइट होती है वो 15 मीटर तक ऊपर होती है, और वो क्या है, वो कभी कभी जो अभी तक का हाईएस्ट है वो 150 मीटर हाई उसका जो टाइडल जो सुनामी आता है वो आता है, उसकी जो ऊंचाई होती है। एंड दीज वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। कैन यू बीट इट? 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो होती हैं वे वेव्स आती हैं, वेव्स शोर की तरफ आती हैं। आपको 2004 की सुनामी याद होगी, द सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमिनियम। 2004 की सुनामी का हम केस स्टडी देखते हैं। 2004 में क्या हुआ था, आपने जैसे प्लेट्स के बारे में, बहुत सारी प्लेट्स के बारे में जाना था। इंडियन प्लेट क्या हुई थी, वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, ठीक है। उसकी वजह से जो भी वाटर बॉडी है, जो भी समुद्र से पानी है यानी बीचे से पानी है, वो रश करके वहाँ चला गया था। आप एक इमेज से समझिए, सी हियर, ये है इंडिया प्लेट और ये हुआ वर्मा प्लेट। इंडियन प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जिसकी वजह से ये जितना वाटर है ये इधर क्या हुआ था ना, ये इसकी तरफ भागा था। और जब ये पानी सारा इधर की तरफ आया था तो क्या हुआ था कि बीचेस से पानी कम हो गए थे, याद नहीं, ऑफशोर से पानी बिल्कुल भाग रहा था। इसका क्या हुआ, इस चीज़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। कहाँ? समुद्री किनारों पे। और फिर जब वो प्लेट्स, इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट पे ऐसे थ्रस्ट करके फिक्स जब हो गया, तो फिर ये पानी वापस से शोर की तरफ आया, और इतनी स्पीड से आया, आप मानिए 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो वापस आया था। और जैसे ही ये पानी सारे ऑफशोर्स पे वापस आए थे तो ये एक भारी तबाही, यू कैन इमेजिन, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आपकी तरफ आ रहा है, तो उसकी वो कहाँ तक जा रहा है, आप समझिए कि इंडियन सी शोर पे 3 किलोमीटर अंदर की तरफ पानी गया था, और पानी जाने की वजह से फुल बर्बादी हुई थी, डिस्ट्रैक्शंस तो ह्यूज हुए थे। तो ये था 2004 की सुनामी का कहानी। जो उस समय भूकंप था वो 9.0 ऑन रिक्टर स्केल था, और सुमात्रा आइलैंड के पास हुआ था, जहाँ वर्मा प्लेट का मैंने दिखाया, इंडोनेशिया के पास सुमात्रा आइलैंड, वहाँ पर ये अर्थक्वेक शुरू हुआ था, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ था इंडियन प्लेट का वर्मा प्लेट के अंदर में, और पानी वो सारा रश वहाँ हो गया था उस गैप को फिल करने के लिए। और जैसे ही प्लेट्स दोनों सेट हुए तो वापस से पानी कहाँ आया, किनारों पे आया, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इंडियन हो, सारे सीशोर पे उसने भारी तबाही मचाई थी। और ये सुनामी इस तरह डिस्ट्रैक्शन हुआ था 2004 का। आप ये केस स्टडी पढ़ सकते हो अच्छे से, बुक डाउनलोड कर लो आप, एनसीईआरटी का ऑनलाइन भी मिलता है, क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है ये, दैट इज़ वाटर। इसी में इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था ना, इंदिरा पॉइंट, वो इसमें सबमर्ज कर गया था। ये देखो आप, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इसी सुनामी के बाद अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट सबमर्ज कर गया था। तो सुनामी आपको समझ में आया। अब देखते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होता है कि द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। एक दिन में राइज एंड फॉल होना ओशियन वाटर का, इसको टाइड्स कहते हैं। It is a high tide when waters cover much of the shore by rising to its highest level. Suppose करिए कि ये एक आपका ऑफ शोर है, ये यहाँ से बीच शुरू हो रहे हैं और ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल यहाँ है, ठीक है।
तो हाई टाइड में क्या होता है, ये वाटर लेवल राइज हो जाता है और ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है, और लो टाइड में वाइसे वर्सा होता है, मतलब ये वाटर लेवल घट के इतना आ जाता है, तो ये लो लेवल टाइड हुआ। ये क्यों होते हैं, ये सन, अर्थ और मून के प्लेस पर होते हैं। दो तरह के टाइड्स होते हैं, एक नीप टाइड और एक स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है कि हाई टाइड्स आते हैं, और नीप टाइड में क्या होता है, लो टाइड्स होता है। एक सेकेंड, दिस वन, हाँ देखिए, इस जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में हो सन, मून और अर्थ, तो ये स्प्रिंग टाइड होता है। यहाँ पर ये पानी का बल्ज, एक्चुअली क्या होता है, मून जो होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के पास होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसका जो अर्थ का जो वाटर बॉडी है ये बल्ज करता है। ये देखिए, ये बल्ज हो रहा है, किससे, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे ही अर्थ का वाटर बॉडी लेवल इधर बल्ज करता है, तो फिर ये बल्ज करके फिर वापस जाता है, और जब वापस जाता है तो ये हाई टाइड होता है, फिर ये लो टाइड बनाता है। हाई टाइड और लो टाइड का एक बेनिफिट होता है, जब हाई टाइड होता है ना, तो फिशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, शोर के पास मछलियाँ आ जाती हैं, और फिर हाई टाइड आपको नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है, टाइडल एनर्जी भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ जैसे फुल मून और न्यू मून में जब ये बल्ज ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तब ये हाई टाइड और लो टाइड आता है। और वहीं यहाँ लो टाइड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये 90 डिग्री की वजह से होने के कारण काउंटर करके एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से लो टाइड होता है, हाई टाइड यहाँ नहीं होता है। जबकि जब एक लाइन में होते हैं तो हाई टाइड्स बनता है। हाई टाइड्स आपको क्लियर हुआ, जब शोर के पास पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपका शोर हुआ ऊपर में, ये पानी आपका लेवल पहले यहाँ था, फिर ऊपर बढ़ के यहाँ हो गया, तो ये हाई टाइड हो गया। और ये अगर पानी लेवल यहाँ से घट कर यहाँ हो जाता है तो ये लो टाइड हो जाता है। तो नेविगेशन के लिए क्यों फ़ायदा होता है, सपोज़ करिए यहाँ एक नाव है, ठीक है, नाव को क्या है, नाव को किनारा चाहिए। अब इसको पता चला कि अरे यार पानी तो इतना ही है और हमको जाना यहाँ है, तो वो हाई टाइड का वेट करती है। आपको पता है पर डे, ट्वाइस इन अ डे डायरनल होता है टाइड। तो ये जब पानी का लेवल ऊपर जाता है तो ये क्या, बोट्स क्या हुई, ये यहाँ पर ऑफशोर में आसानी से आ जाएंगी। इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है आपका कोलकाता का हार्बर। कोलकाता के हार्बर में जो नेविगेशन होता है उसके लिए जो भी फिशरमैन हो गए कोलकाता हार्बर के पास, या फिर जो बोट्स वाले होते हैं वो वेट करते हैं टाइड्स का, ताकि टाइड्स हो और हम अपने नावों को किनारे पर ले जा सके, हार्बर के पास ले जा सके। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, ओशियन करेंट्स होता है ओशियन करंट वेव्स की तरह ही होता है, बट ये सरफेस पे ना हो के नीचे भी होते हैं, नीचे सतह पर भी होते हैं सारे, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता है। और ये ओशियन करंट फिक्स होते हैं, जैसे वेव्स कोई फिक्स नहीं है। जैसे हवा तेज चली तो फिर जैसी हवा तेज चली तो फिर आपके वेव्स बढ़ गए, और लेकिन ओशियन करंट्स एक फिक्स मोमेंट में होते हैं। जनरली ये वार्म और कोल्ड दोनों होते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स इज ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास क्या होते हैं, जनरली वार्म करेंट्स होते हैं, और पोलर रीजन के पास क्या होते हैं, जनरली कोल्ड करंट होते हैं। और जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलते हों वह वो प्लेस फिशिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द करंट व्हेन वार्म एंड कोल्ड currents meet, and
The areas where warmer and cold current meet also experience foggy weather, making difficult for navigation. जहाँ दोनों करंट मिक्स करते हैं वहाँ क्या होता है, फॉगी वेदर भी बनता है. आप ये चीज़ देखिए, सपोज करिए ये इक्वेटर है, सपोज क्या करना है, ये तो इक्वेटर है ही, ये सारे आपके वार्म करेंट्स हैं, जितने रेड में मिल रहे हैं ना वो सब वार्म करेंट्स हैं. और ये क्या है, कोल्ड करेंट है. ये देखिए लैब्राडोर करेंट, ये क्या है, ये आपको कोल्ड है. जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये आपको वार्म करेंट है. आपको एग्जाम्पल फिशिंग के लिए दिया जाए तो सबसे अच्छा फिशिंग यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नियरेस्ट ऑफ जापान, ये आपको फिशिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं. सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स. क्यों, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. क्यों, क्योंकि यहाँ कोल्ड करेंट और वार्म करेंट मिक्स करते हैं. तो ये था पूरा चैप्टर. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ feel free to ask any doubt relevant to this chapter. Please do like, shares and comments.